आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव का अस्तित्व था। व्हील यानी पहिए से लेकर स्मार्टफोन तक हम लगातार अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए अलग अलग डिवाइसेस बनाते आए हैं। इंसानों के शुरुआती सालों में ये डिवाइस जिंदगी बचाने के लिए हुआ करते थे, लेकिन पिछले 100 सालों में ये पूरी तरह बदल गया है। आज हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद को सिर्फ बड़े खतरों से बचाने के लिए नहीं करते, बल्कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आज इंसान ऐसी जगहों में रहते हैं जहां का टेम्परेचर उनके कंट्रोल में होता है और वो जगह जर्म फ्री भी होती है। हमें सही मायनों में भूख या थकान कभी कभार ही महसूस होती है, लेकिन नए सबूतों से पता चला है कि ये कंफर्ट यानी सुख सुविधा असल में हमें नुकसान पहुंचा रही है। जो दिक्कतें हमारे पूर्वजों ने झेली थी वो बेवजह नहीं थी, वो उन्हें मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाने के लिए ज़रूरी थे। इस समरी में आप उन अलग अलग तरीकों के बारे में जानेंगे जिसके जरिए कंफर्ट हमें कमज़ोर बना देता है। ये हमारी सबसे जानलेवा बीमारियों के लिए और सबसे बड़े स्पिरिचुअल चैलेंजेस के लिए भी जिम्मेदार है। आप ये भी सीखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में डिस्कम्फर्ट यानी तकलीफ या परेशानी को कैसे शामिल कर सकते हैं। ये समरी आपको कंफर्ट क्राइसिस से बाहर निकलने के आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स सिखाएगी। डिस्कम्फर्ट वो कीचड़ है जो आपको अपने अंदर की ताकत को ढूंढने के लिए बढ़ावा देती है। आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा और दुनिया की वाइल्डनेस और अनसर्टेनिटी की कीमत को समझना होगा। अपनी असली ताकत को बाहर निकालने का सिर्फ यही एक तरीका है। 0.004%। इंसान की हिस्ट्री में ज़्यादातर समय तक हमारी स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में रही है। हमारे पूर्वजों को हमेशा गर्मी, ठंडी, बरसात और तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ता था। कई मिलियन सालों तक हमारी रहने की जगहें हमें एक्सट्रीम मौसम से बचाने की जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इंसान गुफाओं में, पेड़ की खोखली जगहों में या ज़मीन में बने गड्ढों में छिपा करते थे। इन मुश्किलों की वजह से इंसान कंफर्ट की तलाश के लिए इवॉल्व हुए। शुरुआत में ये हमारे सर्वाइवल के लिए एक ज़रूरी चीज़ थी। ये शिकारियों से बचने में, खाना ढूंढने में और रहने की जगह बनाने में हमारी मदद करता था। असल में हमें कभी कभार ही कंफर्ट मिलता था और वो भी बहुत जल्द गायब हो जाता था। कुछ समय के लिए मुश्किलों से दूर भागने ने हमारी जिंदगी में मदद की, लेकिन आज के इंसान के पास अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की पावर आ गई है। एसी आपको ये तय करने देता है कि आप टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हवा की स्पीड को कितना रखना चाहते हैं। एवरेज अमेरिकन लोग अपनी जिंदगी का 93% हिस्सा घर के अंदर रहते हुए बिता देते हैं। हमारे आसपास मॉडर्न कंफर्ट या सुख सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। कार, कंप्यूटर और प्रोसेस्ड फूड ने हमारी जिंदगी को पहले से कई गुना ज्यादा आसान बना दिया है। इनमें से ज्यादातर आविष्कार सिर्फ 100 साल पहले हुए हैं। इस तरह से वो इंसान की 2.5 मिलियन साल पुरानी हिस्ट्री के सिर्फ 0.004% समय से मौजूद हैं। आदिवासियों को ऑब्जर्व करके हम ये समझ सकते हैं कि पुराने ज़माने के इंसानों के लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल रही होगी। एग्जाम्पल के लिए तंजानिया के हडज़ा ट्राइब को लेते हैं। वो जंगल में रहते हैं और उनके पास बिजली या नल में पानी आने की सुविधा नहीं है। हडज़ा हर दिन शिकार करने के लिए और खाना इकट्ठा करने के लिए बाहर जाते हैं। हडज़ा का एक मेंबर एक एवरेज मॉडर्न इंसान के मुकाबले में 14 गुना ज़्यादा एक्सरसाइज करता है। वो हर दिन 2 घंटे से भी ज़्यादा समय के लिए इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन हडज़ा मस्ती करने के लिए इधर उधर नहीं घूमते, वो जिंदा रहने के लिए दौड़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं और मांस का भारी बोझ उठाते हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इतनी दिक्कतों का सामना किया है, इसलिए वो कई मॉडर्न प्रॉब्लम का शिकार होने से बच गए थे। आज 38% अमेरिकन्स का वेट ज़रूरत से ज़्यादा है और 33% को डायबिटीज़ है। 40 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकन्स को चलने फिरने में दिक्कत होती है। इसका मतलब कि वो डिसेबल्ड यानी विकलांग नहीं है, फिर भी उन्हें चलने में परेशानी होती है। ये प्रॉब्लम 20वीं सेंचुरी तक मौजूद नहीं थी। हमारे पूर्वज लगातार स्ट्रेस में रहते थे। शिकारी, बीमारी और तूफानी मौसम, ऐसी चीज़ों की वजह से उन्हें हमेशा मौत का डर बना रहता था। लेकिन इंसान की पूरी हिस्ट्री में आज के मॉडर्न लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। आज डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एडिक्शन और सुसाइड का रेट बढ़ता ही जा रहा है। ऊपर बताई गई प्रॉब्लम्स को डिजीजेज ऑफ डिस्पेयर यानी निराश होने की बीमारी कहा जाता है।
इनकी वजह से यूएस में लोगों की एवरेज उम्र 2016 से 2018 के बीच में कम हो गई है। पिछली बार ऐसा 1915 से 1918 के बीच में हुआ था। ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 1 और स्पेनिश फ्लू ने कई मिलियन लोगों की जान ले ली थी। आज की जो डेथ रेट है वो हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि मेडिसिन के फील्ड में तेजी से इम्प्रूवमेंट हुआ है। भले ही मॉडर्न दवाइयाँ आपको मरने से बचाकर रखती हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी जिंदगी खराब हेल्थ के साथ बिताते हैं। कंफर्ट से घिरे होने के बावजूद भी लोग मेंटली और फिजिकली परेशान और दुखी हैं। इन कंफर्ट्स के कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हम उतनी फिजिकल दिक्कतों का सामना नहीं करते जो असल में हमें हेल्दी रखते हैं। हमें अब खुद को मेंटली ताकतवर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अल्कोहल, पेन किलर और दूसरी दवाइयाँ इसके लिए हमें एक आसान तरीका दे देती हैं। आखिर में कंफर्ट की वजह से हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं मिलती है, हैप्पीनेस। सिर्फ 6% अमेरिकन्स ऐसा मानते हैं कि दुनिया इम्प्रूव हो रही है। स्टैटिस्टिक्स के जरिए देखें तो किसी भी इंसान के जीने के लिए ये सबसे अच्छा समय चल रहा है, लेकिन इन सभी कंफर्ट्स ने हेल्थ, खुशी और पर्पस को हमारी जिंदगी से छीन लिया है। 50-50 जापान में पुराने जमाने में एकिडो स्टूडेंट्स को अक्सर पानी के झरनों के नीचे या तेज धार वाली नदियों में ट्रेनिंग दी जाती थी। उनका मानना था कि नेचर उनके माइंड और बॉडी में मौजूद सभी गंदगी को साफ कर सकती है। ऐसे चैलेंज को मिसोगी कहते हैं। डॉक्टर मार्कस एलियट एक स्पोर्ट साइंटिस्ट हैं जो मॉडर्न एथलेटिक्स में मिसोगी को अप्लाई करते हैं। वो ऐसे चैलेंजेस बनाते हैं जो एथलीट्स को उनकी लिमिट से बाहर निकलने में और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करते हैं। डॉक्टर एलियट का मानना है कि नेचर ने इंसान को इस तरह बनाया है कि जब उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाता है तो वो ग्रो करता है। डॉक्टर एलियट मिसोगी को डिज़ाइन करते वक्त सिर्फ 2 रूल्स फॉलो करते हैं। पहला, उसे करते वक्त आपकी मौत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो एक मुश्किल काम होना चाहिए। वो मुश्किल को किसी ऐसे काम की तरह समझते हैं जिसे करते वक्त फेल होने का 50% चांस हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने 40 माइल की दौड़ को अपने मिसोगी की तरह चुना। अब आप महीनों तक प्रैक्टिस करते हैं और 20 और 30 माइल के रेस से अपना स्टैमिना बढ़ाते हैं। जल्द ही 40 माइल की दौड़ आपके लिए मिसोगी नहीं रह जाती है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ने आपके सक्सेस के चांस को 50% से ज़्यादा बढ़ा दिया है। काइल कॉर्वर NBA में एक प्रो बास्केटबॉल प्लेयर हैं। वो डॉक्टर एलियट के साथ ट्रेनिंग करते हैं और मिसोगी में पार्टिसिपेट करते हैं। एक बार कॉर्वर और एलियट ने पैडल बोर्डिंग का चैलेंज लिया था। उन्होंने सैंड बाबरा चैनल में 25 माइल तक खड़े होकर पैडल किया था। उसके कुछ समय बाद ही कॉर्वर ने NBA में एक रिकॉर्ड बनाया। लगातार कई गेम्स में उन्होंने सबसे ज़्यादा 3 पॉइंट वाले शॉट मारे थे। कॉर्वर इस अचीवमेंट का क्रेडिट पैडल बोर्डिंग मिसोगी को देते हैं। वहाँ उन्होंने हर स्ट्रोक पर फोकस करना सीखा था, जिससे उन्हें हर गेम में 3 पॉइंटर पर ध्यान देने में मदद मिली। इंसान का ब्रेन मिसोगी के कॉन्सेप्ट से नफरत करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें फेल होना अच्छा नहीं लगता है। इंसान की हिस्ट्री में ज़्यादातर समय तक किसी काम में फेल होने का मतलब मरना था। इसी वजह से हम आज भी झाड़ियों में होने वाली हलचल को सुनने में इतने अच्छे हैं और हम खतरनाक मौसम, ज़्यादा ऊंचाई और अंधेरी जगहों से बचकर रहते हैं। आज हमारे फेलियर के नतीजे बहुत छोटे होते हैं। जैसे अगर आप ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं तो आपके बॉस उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन इससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। जिंदा रहने के लिए हमारी पुरानी टेंडेंसी की वजह से हम किसी चीज़ को सिर्फ तभी करना चाहते हैं जब सक्सेस की गारंटी होती है, लेकिन ये आदत हमारे ग्रो करने के मौके को छीन लेती है। लगभग सभी पुराने कल्चर्स में फेल होने के रिस्क को डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी माना जाता था। कई कबीलों या कल्चर के यंग आदमियों को राइट ऑफ पैसेज यानी संस्कार नाम के एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। इसका मतलब है कि उन्हें कोई मुश्किल चैलेंज दिया जाता था जो उनके जिंदा रह पाने के स्किल्स को टेस्ट करता था। जो लोग इस चैलेंज में फेल हो जाते थे उन्हें लीडर बनने के लिए अनफिट मान लिया जाता था। एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी अपने यंग आदमियों को वॉकअबाउट पर भेजते हैं। वो लोग 6 महीने तक अपने कबीले से दूर जाकर जंगलों में रहते हैं। फिर उसे मजबूरी में शिकार करना, रहने की जगह बनाना और शिकारियों से लड़ने की स्किल सीखनी पड़ती है। आर्कटिक के इन्यूइट अपने कबीले के लड़कों को 12 साल की उम्र से ही शिकार पर ले जाना शुरू कर देते हैं। जब वो बच्चा किसी सील, हिरण या नारवाल को मार देता है तो उसे मचुआर मान लिया जाता है। ये सफ़र लड़कों को आर्कटिक के खराब मौसम के कांटेक्ट में लाता है। ये उन्हें जिंदा रहने के स्किल सिखाने के साथ साथ कठोर बनना और सब्र रखना भी सिखाता है। राइट ऑफ पैसेज के 3 प्रिंसिपल हैं।
पहला है सेपरेशन यानी दूर जाना। इसमें बच्चे को अपनी कम्युनिटी से दूर कर दिया जाता है। दूसरा स्टेज है ट्रांजिशन, जिसमें वो एक ऐसे चैलेंज का सामना करता है जहां उसका माइंड उसे हार मानने के लिए कहने लगता है, हालांकि वो नेचर से लड़ता है और रुकावटों का सामना करता है। आखिरी स्टेज है इनकॉर्पोरेशन। इसमें बच्चा जंगल से सीखे हुए सबक के साथ अपनी सोसाइटी में लौटता है। फिर वो दोबारा नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करता है, लेकिन एक नए इंसान की तरह। मिसोगी में भी सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। ये एक फिजिकल चैलेंज है जो स्पिरिचुअल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। लेकिन आज की सोसाइटी भी इसका उल्टा तरीका अपना लिया है। बच्चों को पेरेंट्स के बिना बाहर खेलने नहीं दिया जाता है, और कुछ बच्चों को तो 16 साल की उम्र से पहले घर से बाहर कदम रखने की भी आज़ादी नहीं होती है। बच्चों को चैलेंजेस से बचाकर रखने से उनके मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। 1990 के दशक से कॉलेज स्टूडेंट्स में एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रेट 80% से ज़्यादा बढ़ गया है। स्टडीज से पता चला है कि जो लोग बचपन में चैलेंजेस का सामना करते हैं, वो बड़े होकर ज़्यादा स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनते हैं। वो स्ट्रेस को हैंडल करने में और नए चैलेंजेस के मुताबिक खुद को ढालने में ज़्यादा अच्छे होते हैं। 11 आवर्स 6 मिनट। ये टेक्नोलॉजी की मेहरबानी है कि हम कभी बोर नहीं होते हैं। टीवी, कंप्यूटर और स्मार्टफोन हमें हमेशा बिजी रखते हैं। एक एवरेज अमेरिकन हर दिन अपने फ़ोन पर 2.5 घंटे से ज़्यादा समय बिताता है। यंग लोगों में ये नंबर बढ़कर 7 से 8 घंटे भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप हर रोज़ अपने फ़ोन पर 3 घंटे बिताते हैं। 60 सालों में आपने अपना 7.5 साल का समय स्क्रीन देखते हुए बिता दिया होगा। हो सकता है कि आपको लगता होगा कि कभी बोर न होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन असल में इससे आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर होता है। जेम्स डैंकन एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं जो बोर होने की स्टडी करने में स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने पता लगाया है कि जब हम बोर होते हैं, तब ब्रेन का इंसुलर कॉर्टेक्स डीएक्टिवेट हो जाता है। ये हिस्सा शॉर्ट टर्म गोल से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होता है। डैनकट बताते हैं कि इंसान के ब्रेन में 2 मोड होता है। पहला है फोकस्ड मोड। ये तब होता है जब ब्रेन अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दे रहा होता है। इंसान हर रोज़ लगभग 11 घंटे और 6 मिनट का समय डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बिता देता है। ये पूरा समय फोकस्ड मोड में बीतता है। दूसरा स्टेट है अनफोकस्ड मोड। ये तब होता है जब आप बोर हो रहे होते हैं और आपका माइंड इधर-उधर भटकने लगता है। अनफोकस्ड मोड में माइंड आराम करता है, क्रिएटिव बनता है और मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अनफोकस्ड मोड में बिताए गए समय के दौरान उन मेंटल रिसोर्सेज को फिर से बनाया जाता है जिनकी ज़रूरत हमें फोकस करने के लिए होती है। जब आप काम से ब्रेक लेने के लिए अपना फ़ोन उठाते हैं, तो क्या होता है? आपका ब्रेन तब भी फोकस्ड मोड में रह जाता है। वो स्क्रीन पर जो इन्फॉर्मेशन दिखती है, उसे प्रोसेस करने के लिए मेहनत करता रहता है। बोरियत की कमी आपको मेंटल थकान की तरफ ढकेल देती है। इस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके अंदर सब्र नहीं रहता और आप परेशान रहने लगते हैं। इतने नुकसान के बावजूद भी फ़ोन एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐप को फॉक्स बिहेवियर मॉडल का इस्तेमाल करके डिज़ाइन किया जाता है। ये थियरी इंसान के फैसले लेने की आदत को गहराई से समझती है और एडिक्टिव बिहेवियर के 3 हिस्सों के बारे में बताती है, जो है मोटिवेशन, ट्रिगर और एबिलिटी। आइए इसे समझने के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़की अपना फोटो शेयर करने के लिए इसलिए मोटिवेट होती है क्योंकि उसके दोस्त और फॉलोअर्स उस फोटो को देखेंगे। जब कोई उसकी फोटो को लाइक करता है, तो इंस्टाग्राम उसे नोटिफिकेशन भेजता है। ये चीज़ उसे उस पोस्ट को चेक करने के लिए और अगर कोई कमेंट आया हो तो उसका जवाब देने के लिए एक ट्रिगर की तरह काम करता है। इंस्टाग्राम खोलने और कमेंट देखने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। इसका मतलब है कि उस लड़की के पास तुरंत एक्शन लेने की एबिलिटी है। ये 3 स्टेप का प्रोसेस किसी को एक बार में कई घंटों तक सोशल मीडिया पर रख सकता है। आपकी बोरियत को दूर करके सोशल मीडिया की कंपनियां एडवर्टाइजिंग से कई बिलियन डॉलर कमाती हैं। बोरियत की कमी को नेशनल मेंटल हेल्थ के स्टैटिस्टिक्स में भी देखा जा सकता है। 2017 में 50% से ज़्यादा अडल्ट्स ने रिपोर्ट किया था कि वो बहुत स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। 2013 से 2015 के बीच डिप्रेशन का रेट लगभग 1/3 बढ़ गया था। 2000 से 2015 के बीच अडल्ट्स का अटेंशन स्पैन 33% कम हो गया था। हालांकि शायद इन सभी डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसकी वजह से इंसान की क्रिएटिविटी में कमी आ गई है। रिमोट एसोसिएट्स टेस्ट क्रिएटिव एबिलिटी को टेस्ट करने का एक तरीका है।
1950 के दशक से की गई रिसर्च में बोरियत और रैट के स्कोर के बीच एक स्ट्रॉन्ग लिंक देखा गया है। एलिस टॉरेंस एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने करियर को क्रिएटिविटी स्टडी करने के लिए लगा दिया था। 1958 में उन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग को मेजर करने के लिए टॉरेंस टेस्ट बनाया था। ये टेस्ट रैट से भी बेहतर था और इसे दुनिया का सबसे बेहतर क्रिएटिविटी टेस्ट माना जाता है। टॉरेंस ने ये टेस्ट बच्चों पर करवाया और उनके सक्सेस का ट्रैक रखा। 2003 में अपनी मौत से पहले तक उन्होंने उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा था। टॉरेंस ने पता लगाया था कि जिन बच्चों में क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है उनके सक्सेसफुल होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। वैसे बच्चे इन्वेंटर, आर्किटेक्ट और सीईओ बनते हैं। टॉरेंस टेस्ट सक्सेस का अंदाज़ा लगाने के लिए आईक्यू टेस्ट से भी बेहतर बन गया था। अब क्योंकि बोरियत खत्म हो चुकी है, इसलिए क्रिएटिविटी भी धीरे धीरे गायब हो रही है। एक स्टडी में देखा गया है कि बच्चों में क्रिएटिविटी का लेवल 1990 के दशक में बहुत तेज़ी से कम हो गया था। आज ऐसे कई पॉडकास्ट हैं जो ऐसे लोगों से भरे हुए हैं जो आपको पूरे दिन प्रोडक्टिव बने रहना सिखाते हैं, लेकिन शायद ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। कभी-कभी प्रोडक्टिविटी कोई काम ना करने की वजह से भी बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बोरियत, रेस्ट और फ्री टाइम हमारे माइंड को इधर-उधर भटकने में मदद करता है। इस वजह से हम ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशन के बारे में सोच पाते हैं। बोरियत सिर्फ वो इकलौती चीज़ नहीं है जिसे टेक्नोलॉजी ने हमसे दूर कर दिया है, बल्कि इसने लोगों के नेचर में बिताने वाले समय को भी कम कर दिया है। यहाँ तक कि पुराने ज़माने के पर्शिया के राजाओं को भी पता था कि इंसान के हेल्थ के लिए नेचर कितना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने अपने राज्य में अपनी प्रजा को सुख और देने के लिए कई बगीचे बनवाए थे। 1980 के दशक में जापान के शहर बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगे थे। इसके रिस्पॉन्स में जापानी फॉरेस्ट एजेंसी ने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था जिसे शिनरिन योकू कहते थे, जिसे इंग्लिश में फॉरेस्ट बाथिंग या जंगल में नहाना कहा जाता है। ये लोगों को नेचर में टहलने और आराम करने के लिए बढ़ावा देता है। कुछ डॉक्टर्स ने शिनरिन योकू के इफेक्ट को स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि जंगलों में घूमने और टहलने के बाद लोगों का ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस हार्मोन और हार्ट रेट कम हो जाता था। नेचर में समय बिताने के बाद पार्टिसिपेंट्स को स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में भी कमी महसूस होती थी। इन रिजल्ट से उन्हें बढ़ावा मिला और डॉक्टर्स ने अपने पेशेंट्स को फॉरेस्ट बाथिंग के लिए भेजना शुरू कर दिया। इससे सभी ग्रुप में इम्प्रूवमेंट देखे गए और डायबिटिक पेशेंट्स के ब्लड शुगर का लेवल भी कम होने लगा। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि उनमें नेचुरल किलर सेल का लेवल 150% बढ़ गया था। ये सेल्स इन्फेक्शन और दूसरे बीमारियों से लड़ते हैं। रेचल हॉफमैन एक नेचर साइंटिस्ट हैं जो बॉस्टन से हैं। वो इस बात पर रिसर्च करती हैं कि नेचर कैसे शहरी जिंदगी के स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकता है। हॉफमैन जानना चाहती थी कि नेचर में कितना समय बिताने से बोरियत की कमी को बैलेंस किया जा सकता है। हॉफमैन हफ्ते में 3 बार नेचर में 20 मिनट बिताने का सुझाव देती हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस पीरियड के दौरान आपको अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। हॉफमैन ने पाया है कि नेचर में बिताया गया ये समय स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को बहुत कम कर देता है। नेचर में रहने के बाद पार्टिसिपेंट्स पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव, अलर्ट और रिलैक्स हो जाते हैं। नेचर पिरामिड बताता है कि हमें पेड़ों और जंगली चीज़ों के साथ कितना समय बिताना चाहिए। हफ्ते में 3 बार 20 मिनट सबसे कम लेवल है। ये हमारे हेल्दी रहने के लिए सबसे कम लेवल है, लेकिन नेचर से हमें कई और फायदे हो सकते हैं। अगला लेवल है महीने में 1 बार सेमी वाइल्ड एनवायरनमेंट में 5 घंटे बिताना। सेमी वाइल्ड सेटिंग नेचुरल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जैसी जगह होती है। इस प्रैक्टिस की शुरुआत फिनलैंड में हुई थी। फिन्स ने जापान में शिनरिन योकू के नतीजे देखे और एक नया प्रोग्राम डेवलप किया। फिनिश गवर्नमेंट के सर्वे में पाया कि सेमी वाइल्ड जगहें पार्क से ज़्यादा असरदार होती हैं। जब आप शहर से दूर होते हैं तो स्ट्रेस में कमी और हेल्थ को फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। ये ट्रिप्स उतने चैलेंजिंग नहीं है जितने लगते हैं। इसके लिए हाइकिंग करना, फिशिंग ट्रिप पर जाना या पहाड़ों पर बाइक चलाना भी काफ़ी होगा। नेचर पिरामिड के हाईएस्ट लेवल में 3-डे इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस लेवल को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सच में जंगल में जाना होगा। आमतौर पर ऐसी जगहों पर खराब रास्ते, खराब नेटवर्क और जंगली जानवर होते हैं। इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि आप दूसरे इंसानों से दूर होने चाहिए। डेविड स्ट्रेयर यूटा यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। 3-डे इफेक्ट एक जाना माना फिनोमेना है, लेकिन स्ट्रेयर इसे साइंटिफिकली साबित करना चाहते थे। 2012 में वो कॉलेज स्टूडेंट्स के ग्रुप को जंगल लेकर गए। उन्हें साथ में अपना सेलफोन ले जाने की इजाज़त नहीं थी। स्ट्रेयर ने आधे स्टूडेंट से रिमोट एसोसिएट्स टेस्ट
ट्रिप के पहले करवाया था और बाकी के आधे स्टूडेंट्स ने जंगल में 3 दिन बिताने के बाद ये टेस्ट लिया था। जैसा कि पहले बताया गया है, रैट एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने जंगल में 3 दिन बिताने के बाद टेस्ट लिया था, उन्होंने पहले ग्रुप से 50% ज्यादा स्कोर किया। ये फर्क इतना ज्यादा था कि इसे गलती नहीं माना जा सकता था। तब से 3 डे इफेक्ट को कई लोगों पर टेस्ट किया गया है। यूएस मिलिट्री वेटरन्स इसके सबसे भरोसेमंद ग्रुप में से एक हैं। साइंटिस्ट्स ने देखा कि नेचर में 3 दिन बिताने से सैनिकों का पीटीएसडी और स्ट्रेस का लेवल 20% से भी कम हो गया था। ये सैनिक अपनी खुशी और रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट एक्सपीरियंस कर रहे थे। 3D इफेक्ट की सबसे खास बात यह है कि ये जल्दी खत्म नहीं होता है। वेटरन्स ने जंगल के इस ट्रिप के बाद पॉजिटिव असर महसूस किया था, जो 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक रहा था। नेचर के साथ 3 दिन तक बॉन्डिंग करने से आत्मा को आराम मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे मेडिटेशन करने से मिलता है। 12 to 16 आवर्स। इंसान की हिस्ट्री में ज़्यादातर समय तक हमें लगातार खाने की सप्लाई नहीं मिलती थी। मौसम के हिसाब से इंसान का वज़न घटता बढ़ता रहता था। शुक्र है कि आज हमें महीनों तक भूखा नहीं रहना पड़ता है, लेकिन इससे हमारे वज़न पर असर पड़ा है। मॉडर्न लोग साल में ज़्यादातर समय अपने वेट को मेंटेन करके रखते हैं। फिर हम छुट्टियों के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और एक्सरसाइज भी कम करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हर साल सभी का वेट थोड़ा बढ़ जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हमें कभी उस फैट को हटाने का मौका नहीं मिलता है। लोग अपने ज़्यादा वेट को अगले साल की छुट्टियों के सीज़न तक वैसा ही बनाए रखते हैं और फिर ये साइकिल रिपीट होता रहता है। हमारा वेट लगातार इसलिए बढ़ता रहता है क्योंकि हमें कभी भूख ही महसूस नहीं होती है। हमारे पूर्वज दिन में लगभग 2 बार खाते थे और बीच में स्नैक्स भी नहीं लेते थे। लेकिन हमारे जैसे मॉडर्न लोग जागने के साथ ही खाना शुरू कर देते हैं और जब तक सोते नहीं हैं तब तक खाते ही रहते हैं। एक एवरेज इंसान दिन के 15 घंटों में अलग अलग समय पर खाना खाता है। इस आदत की वजह से सिर्फ वेट बढ़ने का नुकसान नहीं होता है, हमारी बॉडी भूख का इस्तेमाल करने के लिए इवॉल्व हुई है। एक बार खाए हुए खाने को पूरी तरह पचाने में 12 से 16 घंटे लगते हैं। फिर बॉडी एनर्जी के लिए टिश्यू को जलाना शुरू कर देती है। ये सबसे अच्छे टिश्यूज़ को पहले खत्म नहीं करता है, इसके बजाय बॉडी डैमेज हो चुके और मर चुके सेल्स को खाना शुरू करती है। इसे ऑटोफेजी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पुराने मरे हुए सेल्स ही उम्र बढ़ाने और बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये हेल्दी सेल्स को मार देते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को बढ़ा देते हैं और सेल्स के ग्रोथ को कम कर देते हैं। पुराने सेल्स ऑस्टियोआर्थराइटिस, अल्जाइमर्स और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी बनते हैं। इंसान ने शायद दिन और रात के साथ तालमेल बैठाने के लिए ऑटोफेजी को डेवलप किया होगा। दिन भर के खाने को प्रोसेस करने के बाद बॉडी को रिपेयर करने के लिए नींद एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन जब हम खाने को 15 घंटे के दौरान खाते हैं तो क्या होता है? अब बॉडी के पास आखिरी बार खाए हुए खाने को पूरी तरह डाइजेस्ट करने के लिए 12 घंटे नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि आप कभी ऑटोफेजी में एंटर ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपकी उम्र बढ़ी हुई लगने लगती है और आपको बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है। हेल्थ पर पड़ने वाले असर के अलावा भूख की वजह से इंसान को प्रोडक्टिव बनने में मदद मिलती है। हमारे शिकारी पूर्वज खाने की कम सप्लाई होने पर अपने फोकस को सबसे हाई करने के लिए इवॉल्व हुए थे। ठीक वैसे ही मॉडर्न लाइफ के काम करते वक्त भी भूख हमें अलर्ट रखती है। सोने के कुछ घंटे पहले खाना बंद कर देने से नींद की क्वालिटी इंप्रूव होती है। ये अगले दिन ज्यादा फोकस्ड रहने में मदद करता है। अपनी जिंदगी में भूख को वापस लाने का सबसे अच्छा तरीका है ब्रेकफास्ट ना करना। हमें बताया जाता है कि ब्रेकफास्ट दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है, लेकिन इसके लिए खास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जो स्टडीज हुई हैं उनमें से भी ज्यादातर स्टडीज को सीरियल कंपनियों ने फंड किया है। दूसरा ऑप्शन है अपनी लाइफ में हंगर डेज को इंट्रोड्यूस करना। इसके लिए एक तरीका है हफ्ते में 2 दिन सिर्फ 500 कैलोरीज खाना। स्टडीज में देखा गया है कि इस तरीके को 6 महीने फॉलो करने से लगभग 10 पाउंड्स तक वेट कम हो सकता है। आप महीने में लगातार 5 दिनों तक हर दिन सिर्फ 700 कैलोरीज भी खा सकते हैं। ये बॉडी के ऑर्गन्स की उम्र को कम करता है और आपकी उम्र को बढ़ाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें भूख लगने की वजह से होने वाली दिक्कतों को हैंडल करना सीखना होगा। 24 घंटे बिना खाए रहना नॉर्मल और हेल्दी होता है। हम जिस भूख को हर रोज़ महसूस करते हैं वो असली, गहरी और फिजिकल भूख नहीं होती है। ये बस डिस्कम्फर्ट, ये परेशानी से बचने का एक तरीका है। थिंक अबाउट योर डेथ एवरी डे।
1900 में इंसान की एवरेज उम्र सिर्फ 31 साल थी। आज ये 72 साल तक हो गई है। मॉडर्न दवाइयों और कम्फर्ट ने हमारी जिंदगी को लंबा बना दिया है, हालांकि इसने हमें मौत के प्रति ज्यादा अनकंफर्टेबल भी बना दिया है। 65 से ज्यादा उम्र के आधे से ज्यादा लोगों ने ये सोचा भी नहीं होता है कि वो कैसे मरना चाहते हैं। जब कोई गुजर जाता है तो हम उनकी मौत के बारे में सोचने से बचने के लिए जो मुमकिन होता है वो करते हैं। हॉस्पिटल और फ्यूनरल होम मौत के बाद के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। बॉडी को दफनाने से पहले हम कुछ घंटों तक उसे देखते रहते हैं। मॉडर्न दवाइयों में इम्प्रूवमेंट की वजह से लोगों को साइंस पर बहुत भरोसा भी हो गया है। कई लोग लंबे समय तक जीने की उम्मीद में इलाज करवाते रहते हैं। यूएस में सारे मेडिकल खर्चों का 25% ऐसे 5% पेशेंट्स के लिए होता है जो अपनी जिंदगी के आखिरी साल में होते हैं। इन ट्रीटमेंट्स में बीमारी को ठीक करने की बहुत कम ताकत होती है। वो सिर्फ पेशेंट के आखिरी दिनों में उसकी तकलीफ को बढ़ाते हैं। इस एटीट्यूड को भूटान के साथ कंपेयर करें तो ये एक ऐसा देश है जो मौत को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ बॉडी को बड़े रूप से अंतिम संस्कार करने से पहले उसे 21 दिनों तक घर में रखा जाता है। फिर उसकी राख को मिट्टी के साथ मिलाकर छोटे पिरामिड बनाए जाते हैं, जिन्हें तशा तशा कहते हैं। इन पिरामिड्स को पब्लिक पार्क, सड़क के किनारे या खिड़कियों पर रखा जाता है। लेकिन मौत के इतने करीब रहने से भूटानी लोगों को ना तो डर लगता है और ना ही उन्हें उदासी महसूस होती है। ये देश दुनिया के टॉप 20 खुशहाल देशों में शुमार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भूटान सबसे डेवलप्ड देशों की लिस्ट में 134वें नंबर पर आता है और खुशहाल देशों की लिस्ट में मिलने वाला ये रैंक बहुत कमाल की बात है। खेम्पो फुनशो ताशी भूटान के सबसे जाने माने स्पिरिचुअलिस्ट लोगों में से एक है। वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क है जो मौत के बारे में रिसर्च करते हैं और लिखते हैं। खेम्पो ने ऑब्जर्व किया है कि वेस्टर्न कल्चर कभी लोगों को संतुष्ट नहीं होने देता है। पहले वो एक अच्छे पार्टनर, एक गाड़ी, एक घर और प्रमोशन की तलाश में रहते हैं। ये सब मिलने के बाद वेस्ट के लोग इसे और इम्प्रूव करने के पीछे भागते रहते हैं। वो इससे भी अच्छा घर, ज़्यादा महंगी गाड़ी या ज़्यादा पैसे वाली जॉब पाना चाहते हैं। ये अमेरिकनों के सपने का फाउंडेशन होता है। यानी यहाँ लोग मरने तक और बड़ी अचीवमेंट्स और एसेट के पीछे भागते रहते हैं। भूटान में भी सेम प्रॉब्लम है। वहाँ के लोग भी गोल्स के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन वो मौत के प्रति जागरूक रहते हैं। उन्हें पता है कि इस धरती पर उनके पास लिमिटेड समय है। इस वजह से वो समय निकालकर जिंदगी की खूबसूरती का मजा लेते हैं। वो मटीरियल चीज़ों से ज़्यादा रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल ग्रोथ की कद्र करते हैं। खेम्पो ताशी भूटानी बुद्धिज़्म में एक इम्पॉर्टेंट टर्म को हाईलाइट करते हैं, जिसे मिट कपा यानी इम्पर्मनेंस कहा जाता है। इस टर्म का मतलब है कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती है। आमतौर पर भूटानी लोगों को मिट कपा के बारे में दिन में 3 बार सोचना सिखाया जाता है। वो ऐसा एक बार सुबह, एक बार शाम और फिर एक बार रात में करते हैं। जब आपको पता होता है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो सोशल स्टेटस और मटीरियल चीज़ें ज़रूरी नहीं रह जाती हैं और लोग ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाते हैं और हमदर्दी दिखाने लगते हैं। साइकोलॉजिकल साइंस मैगजीन के एक स्टडी में उन लोगों का सर्वे किया गया था जो अक्सर अपनी मौत के बारे में सोचते रहते हैं। इन लोगों में वॉलंटियर सर्विस देने, चैरिटी में कुछ दान देने और ब्लड डोनेट करने का चांस ज़्यादा होता है। मितकपा की वजह से पॉलिटिकल असर भी हो सकता है। एक स्टडी में अमेरिका और ईरान के धार्मिक एक्सट्रीमिस्ट लोगों को मौत के बारे में सोचने के लिए कहा गया। इस वजह से वो अपने ऑपोजिशन ग्रुप के प्रति पहले से ज़्यादा शांत और दयालु हो गए थे। जो लोग मौत के बारे में अक्सर सोचते हैं, उन्हें मरते वक्त अफसोस होने का चांस भी कम होता है। इस चीज़ को अमेरिकन स्टडीज़ में भी कंफर्म किया गया है। जो कैंसर पेशेंट्स अपनी मौत के बारे में बात करते हैं, वो अपने आखिर के हफ्तों में ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की ज़िंदगी जीते हैं। मितकपा मरते हुए पेशेंट्स को अपने मन से लालच, गुस्सा और अज्ञानता को दूर करने में मदद करता है। वो अपनी रेप्यूटेशन, कार और महंगी घड़ियों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। इससे उन्हें प्रेजेंट मोमेंट में जीने में और जो चीज़ उन्हें खुश करती है उस पर फोकस करने में मदद मिलती है। कैरी द लोड। इंसान ने लगभग 4.4 मिलियन सालों पहले 2 पैरों पर चलना शुरू किया था। इसकी मेन वजहों में से एक ये था कि ये चीज़ों को बेहतर तरीके से उठाने में हमारी मदद करता था। 4 पैर वाले जानवर तब तक भारी चीज़ों को नहीं उठा सकते हैं जब तक इंसान उनके ऊपर चीज़ें नहीं रखते हैं, नहीं तो वो चीज़ों को सिर्फ मुंह से उठा सकते हैं। प्राइमेट थोड़ा वज़न उठाकर चल सकते हैं, लेकिन इससे वो बहुत जल्दी थक जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने पैरों पर चलने के लिए नहीं बने हैं।
चिंपैंजी और गोरिल्ला चलते वक्त अक्सर अपने नकल्स यानी उंगलियों के जोड़ को ज़मीन पर रखते हैं। वहीं एक एवरेज इंसानी लड़का थोड़ी सी मेहनत करके 75 पाउंड तक का वज़न उठा सकता है। दौड़ना भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसके चलते हम 2 पैरों पर चलने के लिए इवॉल्व हुए हैं। ये अजीब लग सकता है क्योंकि ज़्यादातर मैमल्स हमसे कई ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हैं। यहाँ तक कि एक छोटा सा कुत्ता भी सबसे तेज़ एथलीट से ज़्यादा स्पीड में दौड़ सकता है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ना कि स्पीड के लिए। किसी गर्म दिन पर एक लंबी रेस में इंसान किसी भी जानवर को हरा सकता है। मैराथन रनर्स 13 माइल प्रति घंटे की स्पीड को 2 घंटों तक मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ तक कि बिगिनर लोग भी लगभग 4 घंटों तक दौड़ सकते हैं। हमारे पंजों, पैरों, पसीने से जुड़े ग्लैंड्स और नाक को ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि वो इंसानों को ज़्यादा दूर तक दौड़ने में और ठंडा रहने में मदद कर पाएं। हमारे पूर्वज इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके घंटों तक एक जानवर का पीछा कर पाते थे। अंत में वो थके हुए शिकार को पकड़ लेते थे और उसे मार देते थे। इसके बाद शिकारियों को अपने कैंप में मांस लेकर वापस जाना होता था। जिन जानवरों का हम शिकार करते थे उनका एवरेज वज़न 200 से 800 पाउंड तक का होता था। इसका नतीजा ये हुआ कि इंसान भारी चीज़ों को लंबी दूरी तक उठाने में अच्छा होता गया। आज के एक्सरसाइज रूटीन या तो कार्डियो पर फोकस करते हैं या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि या तो हम दौड़ते हैं या भारी वेट उठाते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग हमारी बॉडी जो करने के लिए डिज़ाइन की गई है उस चीज़ को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट देती है। वहीं दूसरी तरफ रकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो इंसान के नेचर को बहुत करीब से फॉलो करती है। रकिंग का मतलब है बैकपैक में भारी वेट उठाकर चलना या दौड़ना। ये पूरी दुनिया में मिलिट्री ट्रेनिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें स्ट्रेंथ और कार्डियो दोनों शामिल हैं। इस बैलेंस की वजह से रकिंग एक ऐसी बॉडी बना देता है जो ना ज़्यादा पतली होती है और ना ही ज़्यादा मस्क्यूलर। ये मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए परफेक्ट होते हैं क्योंकि बहुत भारी वजन होने से ऑपरेशन परफॉर्म करने में दिक्कत आती है। अगर आप मोटे हैं तो रकिंग आपको पतला कर देता है और अगर आप बहुत पतले हैं तो ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मसल बना देता है। रकिंग इतना असरदार इसलिए है क्योंकि ये आपके पूरे टैक्टिकल चैसी को टारगेट करता है। इसका मतलब है आपके कंधों से लेकर आपके घुटनों तक के सभी बड़े मसल ग्रुप। सॉलिड टैक्टिकल चैसी आपकी पूरी फिटनेस को इम्प्रूव करता है और आपको चोट लगने से भी बचाता है। अगर आप सिर्फ रकिंग नहीं करते हैं तब भी एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स को ये बात 600 BC से भी पहले से पता है। सुश्रुत नाम के एक इंडियन डॉक्टर वो पहले शख्स थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो लोग एक्टिव नहीं रहते हैं उनके बीमार पड़ने का चांस ज़्यादा होता है। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उनके जो पेशेंट एक्टिव रहते थे वो बीमारियों से बचे रहते थे। दुनिया की सभी जानलेवा बीमारियों में दिल की बीमारी सबसे बेकार होती है। ये पूरी दुनिया में होने वाली सभी मौतों में से 25% मौत के लिए जिम्मेदार है। बता दें कि एक्सरसाइज के जरिए दिल की बीमारी से मरने का खतरा बहुत कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए दौड़ने की स्पीड को 5 माइल से 6 माइल प्रति घंटा तक बढ़ाने से दिल की बीमारी होने का खतरा 30% कम हो जाता है। कैंसर मौत की दूसरी सबसे कॉमन वजह है जो पॉपुलेशन के लगभग 22.8% हिस्से पर अपना बुरा असर डालती है। एक बार फिर बता दें कि एक्टिव लोगों का कैंसर से मरने का चांस 45% कम होता है। एक्सीडेंट मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह है। जो लोग हर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं उनके एक्सीडेंट में मरने का चांस 80% तक कम हो जाता है। वो सर्जरी होने पर जल्दी रिकवर भी करते हैं और बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए एक्सरसाइज की वैल्यू को समझते हैं। स्मोकिंग से उम्र लगभग 10 साल कम हो जाती है। वहीं एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें आप एक्टिव नहीं रहते हैं वो आपकी ज़िंदगी के 23 साल कम कर देती है। पूरा दिन कुर्सी, सोफ़ा या बेड पर बैठकर बिताने से आपको टेम्परेरी कंफर्ट मिलता है, लेकिन एक्सरसाइज करने से होने वाला डिस्कम्फर्ट आपको लंबी और हेल्दी ज़िंदगी जीने में मदद करता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।